हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। चलिए आज के अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सामान्य जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्तनधारियों की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, मतलब जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 80 से 100 दिन, ठीक है, 100 से 120 दिन, 120 से 127 दिन या फिर 127 से 137 दिन। तो आरबीसी जो होती हैं वो जनरली 100 से 120 दिन तक उनका लाइफ स्पान होता है। ठीक है, जीवन काल होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ऊतक है? ठीक है, ऊतक कौन सा है इसमें? यकृत, यकृत तो ग्रंथि है, आमाशय, ठीक है, रुधिर, अग्न्याशय। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 रुधिर, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेशी संकुचन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक है, ऑप्शन है मैग्नीशियम धनायन, कैल्शियम धनायन या फिर सोडियम का धनायन या फिर पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का धनायन जो होता है वो पेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ही आया था रुधिर के बारे में और यहाँ पर पूछ दिया है किस प्रकार का ऊतक है। ठीक है, अभी आपको बताया था तरल संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक का मतलब क्या हो गया? रुधिर के द्वारा जैसे पोषक तत्व वगैरह होकर वो शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं, इस वजह से संयोजन जोड़ने का काम करता है, इस वजह से ये संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ठीक है, कोशिकीय श्वसन, कोशिकाओं में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, नहीं भाई, केंद्रक में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? लौह, रजत, तांबा या फिर स्वर्ण? इसमें देखिए हीमोग्लोबिन जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण अवयव लौह, आयरन होता है। अगर आरबीसी में या फिर हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा कम हो जाएगी तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर एजेलिक एसिड। ऑक्जेलिक, यहाँ पर जो है ऑक्जेलिक पढ़ेंगे इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, ध्यान रखेंगे एटीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी जो होता है वो कोशिका इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, उस प्रक्रिया के दौरान जो क्रिया होती है श्वसन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एटीपी क्या है?
ठीक है, एटीपी क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा की इकाइयां हैं, अम्ल का भाग है, शर्करा का भाग है, एक प्रकार का लवण है। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में क्या है, ये ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, तो एटीपी क्या है? ऊर्जा की यूनिट है, इकाइयां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तंतुमय ऊतक जो अस्थियों के संयोजी होते हैं क्या कहलाते हैं? अब यहाँ पर अगर सीधे शब्दों में क्वेश्चन को बताया जाए तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम कौन से ऊतक करते हैं? ठीक है, पता होना चाहिए आपको, इसका काम करते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स, लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। ठीक है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन सा ऊतक करता है? स्नायु। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जीवित कोशिकाओं में जल की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन है 10 से 20%, 20 से 30%, 70 से 80% या फिर 80 से 100%। देखिए, जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 70 से 80% वाटर होता है, जल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? देखिए, पुनरुद्भवन का मतलब होता है अपने आप को पुनः विकसित कर लेना, अपने आप को पुनः विकसित कर लेना। ठीक है, पुनः विकसित कर लेना। तो अब देखिए, मानव के शरीर में सिर्फ एकमात्र एक ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, और वह है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यही एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अर्थात अगर यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, कोई नुकसान पहुंच जाता है इसको, तो ये अपने आप को फिर से विकसित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ये चौथा। ठीक है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण में, अच्छा वृषण का मतलब यहाँ पर क्या है? टेस्टिकल्स। ठीक है, में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु अर्थात स्पर्म्स के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन पहला है अंडाणु जनन। देखिए, अंडाणु जनन तो ओवरीज में होता है, ठीक है, अंडाशय में होता है, फीमेल्स में होता है। और यहाँ पर पूछा है नर युग्मक शुक्राणुओं का जनन, तो ये शुक्र जनन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसको बोलते हैं oogenesis। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्म्स। ठीक है, उनके बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन, इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें oogonia जो होती है वो ओवम में बनती हैं, उसको बोलते हैं अंडाणु जनन। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ओवरीज में होती है, अंडाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन की इकाई क्या है? ऑप्शन है वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल या फिर ग्लूकोज। इसका सही जवाब अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है? ठीक है, अब देखिए, शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 हो गई अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और दूसरी हो गई बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये होता है एक्सोक्राइन। और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है, मिश्रित ग्रंथियां। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां शरीर में पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। अब कैसे पहचानेंगे तीनों में क्या फर्क होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इनमें कोई वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, डक्ट्स नहीं पाए जाते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स को मिलाने का काम करती है। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, और इनसे जो स्राव होता है वो विशेष अंगों तक पहुंचता है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां हुई। मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं? इनमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात इनके द्वारा, मिश्रित ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स, ठीक है, तथा एंजाइम्स
दोनों स्रावित होते हैं। ठीक है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं, लेकिन जो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा हार्मोन्स तथा एंजाइम्स दोनों स्रावित होते हैं, इसीलिए इनको मिक्स ग्रंथियां या फिर मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। मनुष्य के शरीर में मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? यकृत, हृदय, तिल्ली या फिर अग्न्याशय? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अग्न्याशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, क्योंकि अग्न्याशय के द्वारा अगर हार्मोन की बात की जाए तो 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, 2 हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से? पहला हो गया इंसुलिन, सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, हार्मोन है इंसुलिन, और एक होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर के क्या करते हैं? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा। ठीक है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, मतलब अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन उसको कम करता है, अगर कम हो रहा है तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ाने का काम करता है। तो अग्न्याशय की जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलता है। अब बात आती है इसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, अग्न्याशय के द्वारा जो भी एंजाइम निकलते हैं वो सब एक नलिका के द्वारा छोटी आंत में जाकर के मिल जाते हैं, इनको बोलते हैं अग्न्याशयी रस। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ठीक है, ये एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को बचाने का काम करता है, एमाइलेज वसा के पाचन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर अग्न्याशय में देखा हम लोगों ने हार्मोन्स और एंजाइम्स, ठीक है, दोनों स्रावित होते हैं। इस वजह से यह कैसी ग्रंथि हो गई? अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी, अर्थात मिश्रित ग्रंथि हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। एमाइलेज नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया एमाइलेज कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से। ठीक है, अग्न्याशयी रस बोला जाता है इसको, और ये छोटी आंत में जाकर के पाचन में हेल्प करता है। एमाइलेज जो है वो वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। ठीक है, पूछा है प्रोटीन में क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन क्या होते हैं? ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अमीनो एसिड के अंदर अंदर क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इस वजह से प्रोटीन के आवश्यक रूप, प्रोटीन के जो आवश्यक घटक हो गए वो क्या होंगे? पहला ऑप्शन कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? देखिए, आमाशय की दीवार से निकलने वाले जो भी एंजाइम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जठर रस। ठीक है, जठर रस। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो होता है पेप्सिन। ठीक है, कौन सा होता है? पेप्सिन। दूसरा होता है रेनिन, और तीसरा होता है म्यूसिन। ठीक, ये 3 एंजाइम कहाँ होते हैं? आमाशय में। ठीक है, उसके रस को क्या बोलते हैं? जठर रस। तो आमाशय की दीवार से स्रावित होने वाले रस में 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है। टाइलिन तो लार में होता है। ठीक है, रेनिन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मनुष्य के मूत्र का रंग पीला होता है? मतलब जो यूरिन होता है उसका कलर येलो किस किस रंजक की वजह से होता है? ठीक है, ऑप्शन है मेलेनिन, ये त्वचा से संबंधित है, यूरोक्रोम बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यूरोक्रोम की वजह से जो यूरिन होता है उसका कलर पीला होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। जंतुओं में श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ठीक है, जंतुओं में श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन: श्वास नली में, नशिका रंध्रों में,
फेफड़ों में या फिर शरीर की समस्त कोशिकाओं में? देखिए, श्वसन की जो प्रक्रिया है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। शरीर की समस्त कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया होती है। तो फिर बाकी क्या है ये? देखिए, जो हम लोग श्वास ग्रहण करते हैं इसको श्वासोच्छवास बोलते हैं। श्वास अंदर खींचना और श्वास बाहर छोड़ना। ठीक है, ये श्वसन का एक एक प्रक्रिया है। इसके देखिए, इसके द्वारा जो हम लोग वायु ग्रहण करते हैं वो फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में ऑक्सीजन को घोल दिया जाता है और वो ऑक्सीजन जाकर के कोशिकाओं में पहुंचती है। तब कोशिकाओं में जो क्रिया होती है वही श्वसन। ठीक है, और उसी क्रिया के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिकाओं से निकल करके ब्लड के माध्यम से फिर से फेफड़ों में आ जाती है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। जंतुओं में श्वसन की क्रिया जो है वो शरीर की समस्त कोशिकाओं में संपूर्ण होती है, पूरी होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। ठीक है, आने वाली क्लासेस में भी हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।